स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीज सेंटर पर। तो पिछली वीडियो में जो लास्ट हिस्ट्री की जो वीडियो थी उसमें हमने मगध साम्राज्य किया था। मगध साम्राज्य के हमने शक्तिशाली राजाओं की बात की थी, जिसमें अजातशत्रु मोस्ट इम्पोर्टेंट था, फिर उदयन था, फिर हमारा शिशुनाग वंश का उदय हुआ था, फिर नंद वंश आया था। और नंद वंश के बाद हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे मगध वंश के मुख्य स्रोत के बारे में, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे, मगध की जीत के बारे में पढ़ेंगे, सेल्यूकस से युद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। फिर हम बिंदुसार को कवर करेंगे, अशोक को कवर करेंगे, अशोक के प्रमुख धर्म की हम जो उसके सिद्धांत है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मगध वंश के मुख्य स्रोत, जिससे हमें पता चलता है कि मगध का एक वंश था और उसके कौन कौन से राजा थे, वहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बारे में हम कौन कौन से स्रोतों से हमें पता चलता है। मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था। ये क्वेश्चन आता है, ये कौन सा इतिहासकार था? यूनानी था। उसे गांधार के यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्होंने भेजा था। इसने इसकी एक पुस्तक है इंडिका। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा कौटिल्य। जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें उसने राजव्यवस्था के बारे में बात की है कि राजव्यवस्था कैसे चलती है, यानी कैसे चलती है, सब कुछ इसमें वर्णन किया गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और ये चंद्रगुप्त का परामर्शदाता या प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। विशाखा दत्त, अगर हम विशाखा दत्त की बात करें तो विशाखा दत्त का जो पुस्तक थी वो थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई? विशाखा दत्त के द्वारा। और ये गुप्त काल का एक क्या था? नाटककार था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी इसको कहा जाता है। अब हम मौर्य वंश में से इम्पोर्टेंट राजा को कवर करेंगे, जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कि क्या कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम विजय की बात करें तो पंजाब के विजय 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब की ओर ध्यान दिया। 325 ईस्वी में पूर्व जब सिकंदर भारत लौट आया तो उसके बाद विकसित क्षेत्रों में अराजकता फैल गई और पंजाब में सिकंदर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि फिलिप्स की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? फिलिप्स की। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में पंजाब पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उससे बड़ी सरलता से उसने पंजाब पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। यूनानियों की दास्तान से मुक्त करवाया। किसको? पंजाब को। और इस प्रकार पंजाब जो था, पंजाब चंद्रगुप्त मौर्य की एक महान सफलता में सिद्ध हो गया। इसने क्या कर दिया? पंजाब को जीत लिया था। फिर है मगध की जीत। मगध को उसने कैसे जीता था? मगध की विजय 321 ईस्वी पूर्व पंजाब की विजय से प्रोत्साहित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान मगध की ओर किया था। यह भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय मगध का राजा धनानंद था। कौन था? धनानंद था। वह अपने अत्याचारों के कारण जो है प्रजा में बहुत ही कुविख्यात था। इसके अतिरिक्त उसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, यानी जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका क्या अपमान किया था। और इस कर्म से चंद्रगुप्त ने क्या किया? 321 ईस्वी में पूर्व जो है मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के कारण हमें इतिहास में कोई विशेष जानकारी प्राप्त तो नहीं होती है, परंतु इसे स्पष्ट यह है कि दोनों राजाओं में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारी संख्या में सैनिक की हत्या की गई। कहा गया कि इस युद्ध में धनानंद और उसके परिवार के सदस्य तो मारे गए, परंतु जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त ने धनानंद को क्षमा कर दिया और मगध छोड़ने की अनुमति उसको दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्यूकस से युद्ध। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण लड़ाई शैलियों किसके साथ? जो सेल्यूकस था, सिकंदर महान क्या था? एक सेनापति था। और क्या किया उन्होंने? उसने पश्चिम तथा मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सेल्यूकस ने क्या किया? 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। अब क्या था? सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में उसने क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण किया था। किसने? सेल्यूकस ने।
इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार जो सेल्यूकस थे उसने अपना प्रांत जो है काबुल, कंधार और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और उसके दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेज दिया। किसको भेजा था? सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को यहाँ पे राजदूत बना के भेजा था। चंद्रगुप्त ने समानार्थी 500 हाथी भी सेल्यूकस को हाथी जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिए थे? भेंट दिए थे। यह चंद्रगुप्त की एक महान विजय थी और उससे उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे और ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा क्या है? बढ़ गई थी। आगे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी में। उसके बाद बनता है बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। 298 ईस्वी पर वो सिंहासन पर बैठा। उसने 273 तक क्या किया? शासन किया था। बिंदुसार ने विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। यूनानी शासक एंटिओकस ने के दरबार में डिमैक्स को राजदूत बनाकर इसने भेजा था। एंटिओकस के दरबार में डिमैक्स को इसने क्या करेगा? राजदूत बनाकर भेजा था। इसी प्रकार मिस्र के सम्राट टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने इसके दरबार में डायनीसियस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था और 272 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बिंदुसार से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। वो सिंहासन पे 298 में बैठा था और 272 या 73 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और यूनानी शासक एंटिओकस ने उसके दरबार में डिमैक्स नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अशोक। अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर अप करेंगे। अशोक का जन्म हुआ था 294 ईस्वी में। याद रखना, युद्ध जिससे उसका जो मन था वो पूरा चेंज हो गया था। उसने क्या है, उसने उसके बाद क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और एक शांति के मार्ग में चलना उसने स्टार्ट किया था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। कहा जाता है कि जैसे ही कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक वहाँ पे गए तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि लाश पड़ी हुई है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक उसमें हत्या हो चुकी है उनकी। तो जिससे उसका मन जो है, दिल जो है तार हो गया और उसने क्या किया? उसी टाइम पे इसने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके अशोक के जो धम्म है के मुख्य जो सिद्धांत कौन कौन से थे। इसने क्या था? बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, सत्य बोलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, दान देना, पवित्र जीवन, सच्चे रीति रिवाज, धार्मिक सहनशीलता और कर्म सिद्धांत इसके मुख्य जो है धम्म थे। अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। ये दिए जाएंगे, उसके साथ कोई और दिया जाएगा, तो आपको उसमें से ये याद रखना है कि बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, सत्य, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, सच्चे रीति रिवाज, धार्मिक सहनशीलता और कर्म सिद्धांत इसने दिए थे। तो अशोक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा अशोक का मन कब बदला था कि वो एक सिंपल साधारण जीवन जीना कर दे। तो ये कलिंग के युद्ध के बाद हुआ था। कलिंग का युद्ध उसने लड़ा था। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा मगध के वंश के स्रोत हमें इंडिका से मिलते हैं, अर्थशास्त्र मिलते हैं, मुद्रा राक्षस से मिलते हैं। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की हमने बात की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से पंजाब को अपने कब्जे में लिया, फिर मगध को जीत लिया था, फिर सेल्यूकस से युद्ध भी उसका हुआ था। फिर युद्ध के पश्चात उनकी एक संधि हुई थी जिससे उसको 500 हाथी और सेल्यूकस की बेटी के विवाह उससे हो गया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की हमने मृत्यु के बारे में पढ़ा कि 298 में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है बिंदुसार। फिर अशोक की हमने बात की है, फिर अशोक के सिद्धांतों की हमने बात की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।